Hey everyone, how are you? I am Richa. Welcome back to परचम। आज का सेशन ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में फर्दर कंटिन्यू करते हुए जेट स्ट्रीम के ऊपर है। सी इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड टॉक्ड अबाउट विंड सिस्टम, है ना, जिसमें हमने सरफेस विंड्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था। फिर हमने ट्राई सेल्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा था। आई होप यू रिमेंबर हेडले, फेरल एंड पोलर सेल्स के बारे में बात की थी। नाउ इस दौरान जो भी हमने विंड्स डिस्कस की हैं, वो ट्रेड विंड्स हो, वेस्टर्लीज हो, पोलर ईस्टर्लीज हो, या लोकल विंड्स हो, या सीजनल विंड्स हो, वो सब सरफेस विंड्स या लोअर एटमॉस्फेयर विंड्स थी जिनको हम फील कर सकते थे। नाउ इन टुडेज सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट अपर सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन जो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है, जो डायरेक्टली हम फील नहीं करते, पर ऑफ कोर्स वो हमारे वेदर और क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट जेट स्ट्रीम्स। क्या होती हैं जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम्स, कैसे ये ओरिजिनेट होती हैं, किस तरह से सर्कुलेट होती हैं अराउंड द ग्लोब, कैसे इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन लाइफ को या वेदर क्लाइमेट कंडीशंस को, और इन्हीं का बहुत मेजर रोल होता है इंडियन मॉनसून सिस्टम के ऊपर भी। उसका भी आज थोड़ा ब्रीफ लेंगे, डिटेल में ऑफ कोर्स वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो ऑल दिस विल बी डिस्कस टुडे। बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़े बहुत अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाए, देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इन दिस टॉपिक। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से। अ लॉट इज रिटन ऑन द स्लाइड, अभी फोकस मत कीजिए, जो मैं कीवर्ड्स बताती जा रही हूँ बस उस पर थोड़ा ध्यान हम देंगे। जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये अपर एटमॉस्फेयर का एयर सर्कुलेशन है, या अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड करंट्स ब्लो होते हैं वो कहलाती हैं जेट धाराएं। उनमें से भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एयर करंट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। क्या होता है जेट स्ट्रीम? ये एक अपर एयर करंट है। एयर करंट क्या होता है? जब भी हवा चलेगी, एक होती है स्टैटिक एयर रुकी हुई है, और एक है जब वो मूव कर रही है। मूव कब करती है एयर? कब मूव करेगी? जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा, एक जगह हाई प्रेशर होगा, एक जगह लो प्रेशर होगा, हवा चलना शुरू करेगी, और उस बहती हुई हवा को विंड कहते हैं या एयर करंट कहते हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये अपर एयर करंट है, यानी हमें सरफेस एयर में ये देखने को नहीं मिलेगा। हम जहाँ रहते हैं हमें ये डायरेक्टली फील नहीं होगी, ये अपर एटमॉस्फेयर में होती है। अब अपर एटमॉस्फेयर का मतलब क्या? मतलब ट्रोपोस्फेयर के आसपास, है ना। ट्रोपोस्फेयर वो एरिया है जहाँ पे पूरे नेचुरल फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, बारिश, हवा, तूफान, ये सारी चीज़ें आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है। उस ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल अपर एक्सट्रीम्स पे, राइट, बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर आता है ट्रोपोपॉज, उस एरिया में आसपास ये देखने को मिलती हैं। और लाइक आई हैव रिटन अपर ट्रोपोस्फेयर, नंबर 1 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया ये अपर एयर करंट है। ओके, अब उसमें भी जेट स्ट्रीम को कहा जाता है रिवर्स ऑफ एयर। देखो जेट मतलब वेरी हाई स्पीड, तो जेट का लेना देना है स्पीड से, और स्ट्रीम का लेना देना पानी के बहाव से। जैसे नदी की एक स्ट्रीम या धारा बहती है, उसी तरह से हवा की ये धारा बहुत अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है। सो इट इज कॉल्ड, दैट इज वाई रिवर्स ऑफ एयर भी कहा जाता है जेट स्ट्रीम को। यहां तक भी बात समझ में आई। नाउ अपर एयर करंट में भी एक स्पेशल एयर करंट जो कि धाराओं में बहता है, और वो धाराएं बहुत स्ट्रांग है, वो स्ट्रीम्स बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब उनमें स्पीड बहुत फास्ट होगी, उनके अंदर जो पूरी डायनामिज्म चल रहा है मूवमेंट का वो बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, सो नैरो बैंड्स है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत बहुत डिस्पर्स्ड हो, नो, दे आर फ्यू 100 किलोमीटर्स इन विड्थ, राइट, देन ऑफ स्ट्रांग एयर। क्यों? क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन नहीं होता। यही कारण है कि जेट स्ट्रीम्स लोअर सरफेस पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं, सरफेस विंड्स पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं, अपर सर्कुलेशन में देखने को मिलती है। व्हाई? बिकॉज धरती से या सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर के ऊपर बिल्कुल फ्रिक्शन लेस वाला जोन स्टार्ट हो जाता है ना। बिल्कुल तो नहीं बोलेंगे, पर कंपेरेटिवली वेरी वेरी लो फ्रिक्शन वाला जोन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो जेट स्ट्रीम्स बहती हैं, या ये जितने भी अपर एयर करंट्स होते हैं, ये अपर एयर करंट्स यहाँ स्टार्ट होते हैं, देखने को मिलते हैं, बिकॉज देयर इज वेरी लेस या नो फ्रिक्शन। नो तो अगेन प्रैक्टिकली नहीं, बट वेरी लेस फ्रिक्शन। ओके, सो दैट इज वाई दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बिकॉज दे आर इन दी अपर एटमॉस्फेयर। ओके, फास्ट फ्लोइंग, कितनी फास्ट फ्लोइंग है? अप टू 400, 425, 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये पहुंच सकती हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट दे आर। और क्यों ये इतनी फास्ट है? वन ऑफ द रीजंस इज
2-3 मेजर रीजंस हैं। एक है प्रेशर ग्रेडियंट बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा फ्रिक्शन बहुत कम होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है जिस वजह से इतनी फास्ट स्पीड ये अटेन कर पाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर मियांडरिंग विंड्स, ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है जेट स्ट्रीम का। ये आपको जो दिख रही है, ये जो घुमाव दिख रहे हैं, इस वेवी जो मोशन दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड मियांडर्स। जैसे हमने रिवर जब हम पूरा सिस्टम पढ़ रहे थे तो आई हैड टोल्ड यू कि रिवर मियांडर करते हुए जाती है अपनी लेटर स्टेज पे कई जगहों पे, है ना। तो मियांडर यानी सर्पाकृति, है ना, लाइक अ स्नेक इट मूव्स। सो इसका भी यही पैटर्न होता है, मियांडरिंग, बिकॉज कहीं से वार्म एयर आ रही है, कहीं से कोल्ड एयर आ रही है, अभी मैं बताऊंगी, तो वो एक मियांडरिंग वेवी मोशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ जो हर एक वर्ड आपको दिख रहा है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, all these words are important, question can be framed on these, और आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये अपर एयर करंट है, फिर ये रिवर्स ऑफ एयर की तरह मूव करते हैं, ये नैरो बैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फास्ट फ्लोइंग एयर के, और ये मियांडरिंग होती है विंड के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज जियोस्ट्रोफिक विंड्स होती हैं ये। Now what are geostrophic winds? Now the question comes, geostrophic winds वो होती हैं जो कि आइसोबार्स के पैरेलल मूव करती हैं, यानी कि इस तरह से अगर आइसोबार्स हैं तो ये विंड्स इस तरह से मूव करेंगी। Such winds are called geostrophic winds. Now आइडियली होना क्या चाहिए, अगर ये आइसोबार है मतलब यहाँ पे एक अलग प्रेशर है और यहाँ पे अलग प्रेशर है ना। आइसोबार्स क्या दिखाते हैं, अलग अलग प्रेशर एरियाज को जब हम चार्ट आउट कर लेते हैं उनको आइसोबार कहते हैं। तो मान लीजिए ये हाई प्रेशर आइसोबार है, कंपैरेटिवली लो प्रेशर आइसोबार है। एयर कैसे जानी चाहिए थी, इस तरह से जानी चाहिए थी, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। लेकिन हवा इस तरह से कैसे मूव करने लग गई, क्यों मूव करने लग गई, वो अभी हम देखेंगे। बट जियोस्ट्रोपिक विंड वो होती है जिसमें विंड आइसोबार से पैरेलल चलती है, एंगल पे नहीं चलती हुई पैरेलल हो जाती है, यानी कि ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गई और कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, और तब जाकर के जो विंड है वो आइसोबार के पैरेलल हो जाती है। ये सब अभी समझाऊंगी, अभी सिर्फ इतना समझो, जियोस्ट्रोपिक विंड होती है जेट स्ट्रीम, यानी कि इट ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार्स। ओके, आइसोबार पहले डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्लाइमेटोलॉजी में जितने भी पहले वाले चैप्टर्स हैं, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स आज से ज्वाइन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन वेरी वेल गो एंड चेक आउट दोज चैप्टर्स वीडियोज एंड PDF ऑफ ऑल द चैप्टर्स विच वी आर स्टडिंग, वो आपको परचमclasses.in पे मिल जाएगा। चलिए आ जाइए ना, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स वो वेस्टर्लीज नहीं जो हमने पढ़ी थी, है ना। वेस्टर्ली मतलब जो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, सॉरी वेस्ट से, विंड जहां से शुरू होती है वहीं से उसका नाम दिया जाता है, वेस्ट से ब्लो करती है टुवर्ड्स द ईस्ट, उसको वेस्टर्ली कहा जाता है। यानी कि इनका डायरेक्शन, ये देखो, ये आपको एरोज दिख रहे हैं, कैन यू सी दीज एरोज, व्हाट डज इट शो, दैट दे आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दे गो इन दिस डायरेक्शन, सो दीज आर वेस्टर्लीज। नाउ देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, जैसे कि हम देखेंगे इक्वेटोरियल जो या ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी होता है, बट वो मेजर प्राइमरी जेट्स में काउंट नहीं होता है। प्राइमरी जेट्स में ये जो आपको 4 लाइनें दिख रही हैं, दीज आर द प्राइमरी जेट्स, अभी आगे सब बताएंगे, एक एक करके चलते हैं। सो पोलर जेट्स एंड सब ट्रॉपिकल जेट्स जो होते हैं उनको मेन जेट्स माना जाता है, और इन जेट स्ट्रीम्स का डायरेक्शन क्या होता है, दीज आर वेस्टर्लीज, दैट इज दे ब्लो फ्रॉम द वेस्ट। यू गॉट टू रिमेंबर दिस। क्यों चलती हैं वेस्ट वो भी समझाऊंगी, not many people will explain this to you, but I'll try and explain. Okay, so they blow from west to east. कुछ केसेस में नॉर्थ साउथ डिफ्लेक्शंस होंगे ऑफ कोर्स, जैसे ये वेस्ट चल रही है लेकिन अब यहाँ पे नॉर्थ डिविएट हो गई, साउथ डिविएट हो गई, लेकिन नॉर्थ और साउथ जाते हुए भी ये पूरा का पूरा बैंड वेस्ट टू ईस्ट चल रहा होता है। तो इनमें ऊपर नीचे मियांडर्स आए उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर एक लाइन में चलना शुरू हुई जेट स्ट्रीम्स तो उसी लाइन में चलती रहेंगी, नो, दे आर वेरी डायनेमिक, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगी, बीच में लूप्स भी बन जाएंगे। जैसे ऑक्सबो याद है, जब हम मियांडर्स पढ़ रहे थे तो कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग होती है कि एक हिस्सा कट ऑफ हो जाता है, हम इसको ऑक्सबो लेक बोलते थे, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, जेट स्ट्रीम्स इतना घुमाव लेती हैं कि कई बार छोटे छोटे जेट्स या साइक्लोन्स
निकल जाते हैं और अलग अलग जगह जा करके वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू जस्ट ओवर हियर, फिर एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ेंगे। एंड लास्टली, कब डिस्कवर किया गया था जेट स्ट्रीम्स के बारे में? वैसे तो 1900s की स्टार्टिंग में 1904 के आसपास देखा गया था कुछ पैटर्न के, अच्छा कुछ क्लाउड फॉर्मेशंस और कुछ वेदर पैटर्न्स एक टिपिकल बनते हैं कुछ एरियाज में, लेकिन प्रॉपरली इनको डिस्कवर किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब यूएसए जापान की तरफ जा रहा है, यानी ऑपोजिट टू जेट स्ट्रीम वेस्ट से आएगी और यूएसए वेस्ट की तरफ जा रहा था। तो जो प्लेन्स को रुकावट फील हो रही थी कि हमारा फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, हमारी स्पीड उतनी नहीं आ रही है, तो फिर इस समय डिस्कवर किया गया था येस देयर इज सम फिनोमिना जो कि जेट की तरह से ये हवाएं आती हैं और हमारी स्पीड को कट डाउन करती हैं अगर हम टूवर्ड्स वेस्ट जाएं, और हमें हेल्प करती हैं अगर हम फ्रॉम द वेस्ट आएँ। ओके, सो ये मैंने अभी आपको दिया है जस्ट किस चीज़ का? जेट स्ट्रीम का। सो व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फेयर की वो तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं जो कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, मियांडर्स बनाते हुए चलती हैं एंड जियोट्रॉफिक नेचर की होती हैं, यानी आइसोबार्स के पैरेलल रन करती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, चलते हैं आगे। अब जियोस्ट्रॉफिक, आई हैव टोल्ड यू, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज जियोट्रॉफिक, है ना। जियोस्ट्रॉफिक कैसे प्रेशर ग्रेडियंट, अगर ये हाई और ये लो प्रेशर है तो हवाओं को इस तरह से चलना चाहिए, वो ऐसे कैसे चलने लग जाती हैं, हाउ डज दैट हैपन? सो वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस डायग्राम को देखिएगा, लेट मी जूम इन अ बिट फॉर यू। यहाँ पे दो फोर्सेस कम इनटू प्ले। एक तो आपको पता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है? जहां कहीं भी हाई प्रेशर होगा और लो प्रेशर होगा तो हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होगी, ये होती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एक और फोर्स होती है कोरियोलिस फोर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, इस वजह से डिफ्लेक्शन जो आता है, जैसे कोई चीज सीधी जा रही थी पर क्योंकि अर्थ का मूवमेंट है तो वो चीज डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये ऑब्वियस, मतलब ये रियल फोर्स नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्लाइड फोर्स है, ऐसा होता है। ये एक्टिव फोर्स नहीं है कि कोई आपके ऊपर लगा रहा हो, लेकिन लग जाती है अपने आप, है ना, पैसिव फोर्स है। सो किस तरह से लगती है कोरियोलिस फोर्स? हमने पढ़ा था कि अगर ये अर्थ है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, कोई चीज़ अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर में सीधी फेंकना चाहोगे, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। ये सब हमने डिटेल में ढंग से बात कर ली है अबाउट कोरियोलिस फोर्स। ना अब मैं जो आपको समझा रही हूँ समझिएगा कि ये है हाई प्रेशर, देखो 512 मिलीबार, ये 500 मिलीबार। सो हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। हवा जो है वो किस तरह से चलनी चाहिए थी? हवा इस तरह से चलनी चाहिए थी, ये हवा जानी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट इस तरफ लग रहा है। दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ना एक और फोर्स बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द अर्थ, कौन सी है? कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स इसको सीधे नहीं जाने देती। कोरियोलिस फोर्स इस विंड पे, मूवमेंट पे, इसकी वेलोसिटी पे एक्ट करती है और इसको टर्न दे देती है, इसको टर्न दे देती है। और तब तक टर्न देगी जब तक कि ये जो कोरियोलिस फोर्स लग रही है, ये कोरियोलिस फोर्स किसके परपेंडिकुलर होती है? इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द विंड और टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड और द विंड। इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू पीजीएफ, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं लगती है। चीज क्लियरली ध्यान रखिएगा। ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये देखो, ये विंड का डायरेक्शन था तो ये परपेंडिकुलर लग रही थी। जैसे इस कोरियोलिस फोर्स और इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से विंड हल्का सा डिविएट हुई, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स थी, ये कोरियोलिस फोर्स थी, तो विंड ने क्या किया? अपना डायरेक्शन ऐसा कर लिया। दिख रहा है यहाँ तक? ओके। अब जैसे ही विंड का डायरेक्शन डिविएट हुआ, अब कोरियोलिस फोर्स इसके अगेन परपेंडिकुलर लग गई। ये देखो, ये आ रही है विंड और इसके परपेंडिकुलर आ गई कोरियोलिस फोर्स, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अभी भी यही है तो विंड और थोड़ा मुड़ेगी। ये जब विंड मुड़ी तो कोरियोलिस फोर्स अगेन इसके परपेंडिकुलर आके नीचे हुई, ऐसे घूमती जाती है कोरियोलिस फोर्स। कब तक? जब तक कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं हो जाती, यानी उसको बैलेंस आउट नहीं कर लेती। तो देखो, ये लग रही है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये लग रही है कोरियोलिस फोर्स, और इस सिचुएशन में जो विंड है वो एग्जैक्टली आइसोबार के पैरेलल मूव करने लग जाती है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, डिविएशंस आते हैं, लेकिन थियोरेटिकली ऐसा हम पढ़ते हैं, बिकॉज आइसोबार्स कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होते ना, तो एग्जैक्टली इस तरह से हवा नहीं चलेगी। बट फिर भी अब आइसोबार्स ऐसे हो सकते हैं ना, ऐसे हो सकते हैं। अब तो 100% ऐसा सीधा नहीं मिलेगा आपको, बट देन आइडियली दिस इज व्हाट इज अ जियोस्ट्रोफिक विंड। सो जियोस्ट्रोफिक विंड क्या होती है और क्यों ऐसे चलने लगती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आई रियली होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलो, सो जेट स्ट्रीम जियोस्ट्रोफिक विंड है।
क्यों है, कैसे है, अब आपको समझ में आ गया होगा। वही सब यहाँ लिखा गया है कि पैरेलल चलती है आइसोबार के। जब हवा रेस्टिंग होती है तो प्रेशर ग्रेडियंट हाई टू लो की तरफ मूव करना शुरू करती है। इसके ऊपर जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करती है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है। जैसे ही डिफ्लेक्ट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नीचे ट्विस्ट होती है परपेंडिकुलरली। कब तक? और ये हवा जितनी तेज होगी सेंट्रीफ्यूगल नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉरी कोरियोलिस फोर्स, ये हवा जितनी तेज होगी उतनी ही ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स इस पर वर्क करेगी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। द फास्टर द विंड द मोर द कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और अपर एयर सर्कुलेशन में विंड बहुत फास्ट होती है, ये मैंने समझा दिया है ना। इसलिए कोरियोलिस फोर्स बहुत स्ट्रांगली इस पे एक्ट करती है और तब तक एक्ट करती है जब तक कि विंड ब्लोइंग पैरेलल ना हो जाए आइसोबार के, यानी कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो परपेंडिकुलर ना हो जाए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। कहीं भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा अगर मेरे मुंह से निकला है तो आई एम सो सॉरी, वी ओनली हैव टू डिस्कस अबाउट कोरियोलिस फोर्स हियर, ठीक है। सो ये होती है जियोस्ट्रॉफिक विंड। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि जेट स्ट्रीम्स बनती क्यों हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम बनने के पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहली चीज है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ। बहुत से कारणों के पीछे ये एक फैक्टर है, बहुत से फिनोमिनन के पीछे ये एक कारण है। जियोस्ट्रॉफिक विंड जो जेट स्ट्रीम है उसके पीछे भी ये कारण है। अर्थ हर जगह सेम तरह से हीटिंग नहीं होती उसकी। तो हमको पता है कि जो ट्रॉपिक्स हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, जो पोलर एरियाज है वो कम गर्म होते हैं। इस वजह से एक एरिया वार्म होगा, एक एरिया कोल्ड होगा। यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से गर्म हवाएं आ रही हैं, उनकी जब मिक्सिंग होती है तो फ्रंट्स बनते हैं। फ्रंट्स यानी वार्म एयर ऊपर राइज करेगी, ठंडी हवा नीचे जाएगी और ये एयर करंट के तरह से रिजल्ट करते हैं। बहुत से साइक्लोनिक एक्टिविटीज इनकी वजह से होती हैं, ठीक है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। बट so one of the major reasons for formation of jet streams is mixing of warm and cold air। जहां कहीं भी warm air और cold air का interaction होगा वहां पे jet streams बनने के एक बहुत strong grounds पैदा हो जाते हैं। ओके, सो फॉर्मेशन कैसे होता है? when warm air mass यानी बहती हुई हवा, रुकी हुई ठंडी जगह, मतलब अगर यहाँ गर्मी और यहाँ बहुत ज्यादा एयर करंट्स मूव नहीं कर रहे हैं तो जेट स्ट्रीम बनने के स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं मिलेंगे। मूविंग एयर होनी चाहिए वार्म और मूविंग एयर होनी चाहिए कोल्ड, तब जाके वो फ्रंट्स और वो स्ट्रीम्स बनने का प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। सो वार्म एयर मास मीट्स कोल्ड एयर मास इन द एटमॉस्फेयर। और जब ये अपर एटमॉस्फेयर वाले सिचुएशन में होता है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो खुली हवाएं बह रही हैं, तो स्पीड भी बहुत तेज है, ये फिनोमिना भी बहुत डायनेमिक हो जाता है, राइट। नाउ अब क्या होगा, जब यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है, यहाँ से वार्म एयर आ रही है, तो मिक्सिंग होगी, थोड़ी हवा ऊपर जाएगी, कहीं पे क्रेस्ट बनेंगे, कहीं पे ट्रोव्स बनेंगे एंड ऑल, तो इस तरह से जेट बन जाता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, राइट। नाउ हमने ट्राइसेल्युलर स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था, या किस तरह से एटमॉस्फेयर में 3 सेल्स बनते हैं, है ना, ऑफ मिक्सिंग ऑफ द एयर या ऑफ एयर करंट्स, नॉट मिक्सिंग, एयर करंट्स। तो ये अगर अर्थ है, लेट मी जूम इट फॉर यू अगेन, ठीक है, ये लीजिए। सो अगर ये अर्थ है, यहां हमने पढ़ा था, देखो ये इक्वेटर वाला एरिया आ गया, राइट, दिस इज इक्वेटर। नाउ इक्वेटर पे ये सबसे पहला जो सेल था ये हमने पढ़ा था हेडले सेल, रिमेंबर हेडले सेल। अर्थ पे जो इक्वेटर है वहां पे हवाएं, क्योंकि सन का सीधा रेडिएशन आता है, हवाएं गर्म होती हैं, उठती हैं, और जब उठती हैं तो एक लेवल तक आकर के एंड देन दे डिविएट और फिर ये टुवर्ड्स दी पोल्स चली जाती है और यहाँ आते आते थोड़ी हैवी और ठंडी होकर नीचे गिरती हैं। ये आ जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया, है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे ये सब पोलर रीजन है 60 डिग्री, ये आ जाता है करीब, ये 0 डिग्री, ये अराउंड 30 डिग्री वाला एरिया आ जाता है, अराउंड 60 डिग्री एरिया आ जाता है। यहाँ से भी हवाएं उठती हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड बिकॉज ऑफ द विंड्स कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड। यहाँ से हवाएं उठी, अगेन दोनों तरफ गई और यहाँ पे आके गिरी। ओके, सो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ से ज़्यादा गर्म, यहाँ से थोड़ी कम गर्म हवाएं आती हैं, तो एक जेट स्ट्रीम तो यहाँ फॉर्म होती है। वाई? 2 टेम्परेचर वाले एयर करंट्स मिक्स हो रहे हैं, यहाँ से भी टेम्परेट एयर आ रही है, यहाँ से ट्रॉपिकल एयर आ रही है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम की गुंजाइश आ जाती है। उसी तरह से यहाँ से ये जो एयर उठी थी, इट गोज हियर, तो और ये यहाँ से ठंडी हवा वापस आती है और फिर ये उठती है, तो एक तो यहाँ से ठंडी हवा और एक यहाँ से कंपेरेटिवली गर्म हवा। तो ये वाला एरिया भी ऐसा है जहाँ 2 टेम्परेचर की एयर मिक्स हो रही है, पोलर एयर एंड टेम्परेट एयर, और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है।
और जितना ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स बनेंगी। ओके, सो ये बनती है पोलर जेट स्ट्रीम, ये बनती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। बहुत ज़्यादा कुछ याद करने समझने वाली बात नहीं, बिकॉज हमने तीनों सेल समझे हुए हैं। ये हेडले सेल है, ये फेरल सेल बनता है, और ये बनता है आपका पोलर सेल। ओके, तो एक जेट स्ट्रीम बनेगी पोलर और फेरल सेल के बीच में, जिसे हम कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम बिकॉज यहाँ टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है हवाओं का जो मिल रही हैं। और ये बनता है फेरल और हेडले के बीच में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, बिकॉज ये सब ट्रॉपिकल एरिया पे बन रहा है, ये सब पोलर एरिया पे बन रहा है। ओके, आई होप यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन। फॉर्मेशन कैसे होता है, जब वार्म एंड या दो टेम्परेचर की हवाएं, वार्म एंड कोल्ड, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग जेट्स बनेंगे। ना ये वो डायग्राम है जो हमने पहले पढ़ा था, टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर मैंने डाल दिया था, वैसे हम समझ चुके हैं। यहाँ से हवाएं उठी, फिर यहाँ जाके गिरी, यहाँ से हवाएं उठी, यहाँ आके गिरी, तो एक सेल तो जेट तो यहाँ बन गया। फिर ये वाला जो एरिया था, यहाँ से हवाएं उधर जा रही है, यहाँ से हवाएं इधर आ रही हैं, फिर उठ रही हैं, तो दूसरा सेल यहाँ पे बन जाएगा। ओके, नॉट सेल दूसरा जेट यहाँ पे बन जाएगा। तो टोटल कितने जेट्स होंगे, कितने जेट्स होंगे? 4 प्राइमरी जेट्स आर देयर, 4 प्राइमरी जेट्स आर देयर। ये कौन सा है? दिस इज सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, दिस इज पोलर जेट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, सब ट्रॉपिकल सदर्न हेमिस्फेयर एंड पोलर जेट सदर्न हेमिस्फेयर। ये 4 प्राइमरी जेट्स होते हैं। ओके, यहाँ आपको और देखना है तो और अच्छे से यहाँ समझ सकते हो आप। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है कि वेस्टर्ली क्यों चलती हैं हवाएं, है ना? मैंने आपको कहा था कि आई टेल यू कि जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्ली ही क्यों होती हैं। तो अंडरस्टैंड दिस नाउ। सी, ये इक्वेटर वाला रीजन है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, स्पेयर द राइटिंग ना। यहां से जब हवाएं ऊपर उठना शुरू होती हैं, गर्म होती हैं, दे राइज, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ जब हवाएं इकट्ठी हो रही हैं, डिफ्लेक्ट भी होंगी, मूव करना भी शुरू होंगी, लेकिन एक बार को जब यहाँ हवाएं इकट्ठी हो रही हैं तो इस एरिया में इमेजिन, क्या यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा? एक चीज़ और समझा देती हूँ यहाँ पे, ये जो तीनों सेल्स बनते हैं ना, ये अपर एटमॉस्फेयर एकदम ट्रोपोपॉज तक नहीं बनती। ओके, जो रिसेंट मोस्ट थ्योरीज हैं, कंपैरेटिवली रिसेंट मोस्ट थ्योरीज, उनका ये मानना है कि अगर ये ट्रोपोपॉज है, ओके, और ये ट्रोपोस्फेयर है, तो ये जो 3 सेल आपको देखने को मिलते हैं, ये कंपैरेटिवली लोअर एटमॉस्फेयर तक लिमिट होते हैं। यानी हवा उठी, ट्रोपोपॉज यहाँ हवा उठी, और यहीं पे ये तीनों सेल्स फंक्शन कर रहे हैं। ट्रोपोपॉज तक ऊपर जो एयर फंक्शन कर रही होती है वो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, जैसे कि जेट स्ट्रीम्स और अपर एयर्स मूव कर रही होती हैं। ये एक एडिशनल चीज़ मैंने आपको बता दी। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, जब ये हवा इक्वेटर से ऊपर उठी, तो जब ये राइज कर रही है, जो अपर एयर, जो अपर एटमॉस्फेयर की एयर होगी, क्या उसकी डेंसिटी बढ़ेगी? क्या उसमें और एडिशन हो रहा है एयर का? यस। तो क्या वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा? क्या प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब वो हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, नंबर 1। नाउ लुकिंग एट द पोलर साइड, पोलर साइड में अगर हम देखें तो यहाँ से राइज हो रही थी एयर, है ना, दिस इज सब पोलर एरिया, और यहाँ जाके एयर गिर रही है ना, इट इज सबसाइडिंग हियर। तो यानी कि इस जगह पे क्या लो प्रेशर होगा? बिकॉज एयर इज सिंकिंग डाउन, यहाँ से एयर सिंक कर रही है, तो अपर एटमॉस्फेयर में पोलर रीजन के ऊपर क्या कंपैरेटिवली, अपर एटमॉस्फेयर में पोलर रीजन के ऊपर कंपैरेटिवली लो प्रेशर होगा। यहाँ एयर राइज कर रही है, यहाँ एयर राइज कर रही है, अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होगा, यहाँ एयर गिर रही है, अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होगा। ये बनता है प्रेशर ग्रेडियंट, और हवा चलना शुरू होती है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। गॉट इट? नाउ व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, बहुत तेज स्पीड से जा रही है, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, कोरियोलिस फोर्स आती है एक्शन में, और वो इसको डिफ्लेक्ट कर देती है। कब तक? जब तक कि कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को एग्जैक्टली ऑपोजिट काउंटर नहीं कर देती और हवा चलने लग जाती है आइसोबार के पैरेलल। इस तरह से अब इसको देख लो, ये रहा आपका पोलर रीजन, ठीक है, ये रहा आपका इक्वेटर रीजन, हवा चली इस तरफ, कोरियोलिस फोर्स आई इधर, और हो गया डिफ्लेक्शन किस तरफ?
टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ये वेस्टर्ली चलना स्टार्ट हो गई बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर टू यू। यस, दिस वाज द अर्थ। हवा इस तरफ से जाना शुरू हुई, कोरियोलिस यहाँ लगी तो ये डायरेक्शन स्टार्ट हो गया। सो wind started moving in this direction. That is why it became westerly because of the which effect? Coriolis effect. Okay. Now, अब हम आते हैं, जो हमने सब समझ लिया, अब उसी का एक बार क्रक्स दिया हुआ है, फटाफट पढ़ लेते हैं so that the points become concrete in your head. जेट स्ट्रीम्स के बनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला डिफरेंशियल हीटिंग। डिफरेंशियल हीटिंग, ट्राई सर्कुलर सेल्यूलर सर्कुलेशन भी इसी वजह से होता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग हीटिंग हो रही है, उस वजह से कहीं से एयर राइज हो रही है, कहीं पे एयर सिंक हो रही है। फाइन। फिर कोरियोलिस फोर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अर्थ रोटेट कर रही है जिस वजह से अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होती हवा सीधे सीधे चली जाती, जेट्स की तरह बहती नहीं, है ना। ये बह रही है, वेस्टर्ली हो रही है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, वो हमने अभी अभी देखा। अर्थ की रोटेशन की वजह से सीधी जाती हुई एयर भी वेस्ट की तरफ टुवर्ड्स द ईस्ट मुड़ जाती है, यानी वेस्ट से आती हुई हो जाती है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेट स्ट्रीम्स फॉलो द सन मूवमेंट। जिस तरह से हमने देखा था कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, रिमेंबर दैट, ट्रेड विंड्स जब एक दूसरे की तरफ आती हैं, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ओके, यहाँ से ट्रेड विंड आ रही है, यहाँ से ट्रेड विंड आ रही है, तो ये वाला एरिया हो जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और यहाँ पे सूरज की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं, है ना। और ये लो प्रेशर एरिया होता है, बिल्कुल इक्वेटर वाला एरिया है ये, दिस इज इक्वेटर, है ना। तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर एंड सोलर इक्वेटर सेम हो जाता है और ये लो प्रेशर हो जाता है। लेकिन जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है और सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपनी रोशनी और गर्मी फेंकता है, तो ये जो ITCZ है, दिस ITCZ गेट्स शिफ्टेड हियर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब सदर्न हेमिस्फीयर में सन आता है ना, जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स आते हैं, तो ये ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर बेल्ट, बेसिकली लो प्रेशर, है ना। जैसे जैसे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगी वैसे वैसे आपके जेट स्ट्रीम्स भी शिफ्ट होती जाएंगी, बिकॉज ये पूरा जो ट्राई सेल्यूलर मॉडल है ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, तो जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाएंगी। गेटिंग द थिंग? अगर आपका ये सेल शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहीं पे तो आपकी जेट स्ट्रीम्स बन रही थी, तो ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और जैसे ही आपके सेल नीचे की तरफ थोड़े शिफ्ट हुए तो ये भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज द फॉलो द सन। ओके, दिस इज द थिंग, नथिंग मच इन इट। सो फैक्टर समझ में आ गए, डिफरेंशियल हीटिंग का होना। डिफरेंशियल हीटिंग से क्या हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, और कोरियोलिस फोर्स है तो हवाओं को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता है और वो तेजी से बहने लग जाती हैं। चलिए फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम, जो भी मैंने आपको पहले बता दिया, बट लेट अस सी अगेन। इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी जेट स्ट्रीम्स या मेजर जेट स्ट्रीम्स जिन्हें बोलते हैं, एक है पोलर जेट्स, दूसरी है सब ट्रॉपिकल जेट्स। पोलर जेट्स कहाँ बनेंगे? यहाँ पे बिटवीन पोलर सेल एंड फेरल सेल। और सब ट्रॉपिकल जेट्स कहाँ बनेंगे? बिटवीन फेरल सेल एंड हेडले सेल। या चलिए, सो पोलर जेट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट जेट स्ट्रीम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, दो तरह की एयर करंट्स का जो मिक्स हो रहे हैं आपस में। ओके, 9 to 12 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। अब देखो, जो ट्रोपोपॉज है वो इक्वेटर पे दूर है। हमने देखा था अगर ये अर्थ है तो एटमॉस्फेयर थोड़ा इक्वेटर वाले साइड पे फैला हुआ है। वाई? बिकॉज ग्रेविटी इतना फंक्शन नहीं करती। वाई? बिकॉज जो गर्मी है उसकी वजह से बाहर की तरफ निकलती रहती हैं गैसेस, तो थोड़ी लूजनड अप हैं। और जो पोल्स हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा टाइटली पैक्ड है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। वाई? बिकॉज ग्रेविटी फंक्शन करती है। वाई? बिकॉज ठंड है तो सब आपस में डेंसली पैक्ड होता है। पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, राइट। तो क्योंकि ट्रोपोपॉज कंपेरेटिवली लेस इन लेंथ है यहाँ पे, तो पोलर जेट्स थोड़े नीचे बनते हैं, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट्स में 10 से 16 किलोमीटर की दूरी पे बनते हैं, बिकॉज यहाँ एटमॉस्फेयर भी थोड़ा फैला हुआ है, ट्रोपोपॉज भी थोड़ा फैला हुआ है। ओके, चलिए नाउ कहाँ बनते हैं? पोलर और फेरल सर्कुलेशन सेल के बिल्कुल इंटरफेस पे बनते हैं। और पोलर जेट्स भी विंटर में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। वाई? बिकॉज विंटर में पोलर एरियाज का टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाता है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सब ट्रॉपिकल जेट्स, 10 to 16 किलोमीटर्स पे बनते हैं, कंपेरेटिवली लेस स्ट्रांग होते हैं, अपने आप में फिर भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, और फेरल और हेडलेस सर्कुलेशन सेल की बाउंड्री पे बनते हैं ना। ये तो थे मेजर या प्राइमरी सेल्स। दो और जेट स्ट्रीम्स हमको पढ़नी है। एक आएगी ट्रॉपिकल ईस्ट
ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। नाउ दीज आर नॉट वेस्टर्लीज, ये इस तरह से नहीं जाती, ये इस तरह से आती हैं। ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो ईस्ट से आती हुई लगती हैं, ये बनती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर और ये मॉनसून्स को बुलाने में बहुत मददगार होती हैं। ठीक है, दूसरी है क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम। क्रॉस इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर को क्रॉस करके कुछ जा रहा होगा, इसको एक और नाम से बोला जाता है। चलो क्वेश्चन, अभी तो पूछा ही नहीं मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम का एक और नाम है और ये इंडियन मॉनसून को इंडिया की तरफ, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसको इंडिया की तरफ फर्दर और पुश करने में हेल्प करती है जेट स्ट्रीम। इसका दूसरा क्या नाम है वो आप मुझे बताएंगे, क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम का। जल्दी से लिखिए। और ये दोनों जेट स्ट्रीम इंडियन मॉनसून में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी कुछ भी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, तब हम ये डिस्कस करेंगे। एंड दीज आर सम अदर इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स। लेकिन कभी पूछा जाए जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन तो कंफ्यूज होकर ईस्टर्ली मत लिख दीजिएगा, डायरेक्शन वेस्टर्ली रहेगा। बिकॉज जेट स्ट्रीम में मेजर जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, प्राइमरी जेट स्ट्रीम जिनको कहते हैं, वो 4 होती हैं, 2 पोलर जेट्स एंड 2 सब ट्रॉपिकल जेट्स। ओके, ना अब बात आती है रॉसबी वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा फटाफट से। रॉसबी वेव्स क्या होती हैं? रॉसबी वेव्स आर नथिंग, लेकिन जब नथिंग तो नहीं होती हैं कि जब ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जब ये अच्छे वाले मियांडर्स शो करने लग जाती है ना, ये जो सर्प वाली आकृतियां बनाना शुरू कर देती है, तब नाम पड़ता है इनका रॉसबी वेव्स। बस ये वही जेट स्ट्रीम्स हैं। अब बहुत ज़्यादा बल खा रही है, अब बहुत ज़्यादा इसमें जो करंट्स हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट, वो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग शो कर रहे हैं। उनको जब वो स्टेज आ जाती है उनको रॉसबी वेव्स कहते हैं। सो ये लार्ज मियांडरिंग जेट स्ट्रीम्स हैं। कौन है ये? लार्ज। इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि पूरे अर्थ पे सिर्फ 3 से 5 रॉसबी वेव्स ही आ पाती हैं। इतनी ही वेव्स उस पूरे अर्थ को घेर लेती है, इतनी ही वेवलेंथ बेसिकली जा पाती है ना, टोटल वेव्स इतनी जा पाती हैं। सो ईच लार्ज meander और वेव विद इन द जेट स्ट्रीम इज कॉल्ड रॉसबी वेव। ये जो आपको दिख रही है, ये है ना, ये होती है रॉसबी वेव। ओके, जब तक ये सीधी सीधी जा रही है ठीक है। अब जैसे ही इसने घुमाव चालू की, दिस नोन एज रॉसबी वेव। ना रॉसबी वेव क्यों होती है? चेंजेस इन कोरियोलिस फोर्स विद लैटिट्यूड, यानी कि यहाँ पे जैसे ही थोड़ा बहुत कोरियोलिस फोर्स का डिविएशन चेंज आएगा, हवा सीधी जा रही थी, कोरियोलिस की वजह से मुड़ गई, यहाँ हवा ऐसी आ रही थी, कोरियोलिस की वजह से मुड़ गई, तो आपस में टेढ़ी मेढ़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। एंड नाउ दीज रॉसबी वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज पोलर एरियाज की जो ठंडक है, साइक्लोन के फॉर्म में, हवाओं के फॉर्म में, ये मिड लैटिट्यूड्स तक लाती है और मिड लैटिट्यूड्स की गर्मी को पोलर एरियाज तक ले जाने में कौन से वेव्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है? रॉसबी वेव्स का। अब ये समझो किस तरह से फंक्शन करती है। इसके लिए लेट मी जूम दिस डायग्राम अ बिट फॉर यू। आ जाओ भाई। वाई? ओके, बोर्ड इज हैंगिंग अ बिट, प्रॉब्ली सम हैवी फाइल। ओके, नाउ सी, कहानी की शुरुआत होती है। ये अर्थ है, ये कोल्ड पोलर एयर है और यहाँ पे ये जेट स्ट्रीम चल रही है वेस्टर्ली के तौर पे। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज रॉसबी वेव्स बनना शुरू होती हैं। कोरियोलिस की वजह से डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं और ये रॉसबी वेव्स बनना शुरू होती हैं। ये वाले एरिया में ठंडी हवा आगे तक आ रही है, इस एरिया में गर्म हवा अंदर तक जा रही है। ठीक है, और ये लो प्रेशर एरियाज की तरह डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रो। ओके, नाउ अब ये जो आर्म्स, जैसे अब ये मियांडरिंग और बढ़ गई और ये आर्म्स के अंदर ये ठंडी हवा बहुत आगे तक आ गई, स्ट्रो को आगे तक उसने कैप्चर कर लिया और ये अंदर तक बहुत ज़्यादा डीप इनटू वार्म एयर जा चुकी है। अब एक पॉइंट आएगा जब ये मियांडरिंग इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ से ये एरिया कट हो जाएगा, दिस एरिया विल गेट कट। और इसके सेंटर में था लो प्रेशर और आसपास था हाई प्रेशर, और ये कौन सी सिचुएशन हो गई? साइक्लोनिक कंडीशन हो गई। और ये साइक्लोन की तरह ठंडक, बर्फीला तूफान लेकर के नीचे तक जाएगा, तो टेम्परेचर मिक्सिंग हो गई, राइट। सिमिलरली ये हवा देखो इतने अंदर तक लेकर के आ रही है, यानी कि ये यहाँ की जो वार्मथ है ट्रॉपिकल एयर की, वो पोलर एरियाज तक लेकर के आ रही है। ओके, सो दिस इज हाउ दीज रॉसबी वेव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग of temperatures, meridional
तरीके पे। ये देखो, ये पोलर वर्टेक्स है, यहाँ पे ये वार्म एयर है, वार्म एयर में मियांडरिंग हुई, मियांडरिंग और डीप हुई। अब उसके बाद इफ आई एम एबल टू शो दिस टू यू, कम, ओके। उसके बाद देखिएगा ये लो प्रेशर एरियाज, उसके आसपास ये हाई प्रेशर एरियाज, राइट। तो ये हाई प्रेशर ऊपर की तरफ जाता हुआ, लो प्रेशर यहाँ आता हुआ, और ये आपस में कट ऑफ हो गए। ये जो साइक्लोन्स कट ऑफ हुए हैं, अब ये नीचे जाकर के मिड लैटिट्यूड्स में कूलिंग और ऑफ कोर्स साइक्लोनिक एक्टिविटी करके कूल इम्पैक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये था एक जनरल सा फिनोमिनन जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम कैन बी thousands of kilometers long, hundreds of kilometers wide and few kilometer in depth. Their speed can be enormous, वो हमने देखी है। और ये ना इस तरह से रोल के फॉर्म में होती है। ओके, दिस इज हाउ इट इज। बहुत सारी अंदर लेयर्स होती हैं। सबसे सेंटर वाली जो लेयर है उसकी सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है, फिर उससे कम स्पीड, फिर उससे कम स्पीड। कभी स्प्रिंग रोल खाया है? हाँ, तो उसमें कैसे अंदर रोल रोल बने हुए होते हैं ना, इसी तरह की ये जेट स्ट्रीम होती है, राइट। सो इट इज लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन में सामने से देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, और साइड से देखोगे तो थोड़ा सा 3D इमेजिन करो तो इस तरह की ये वेव आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो दिस वर जेट स्ट्रीम। इसके कुछ इंप्लीकेशंस होते हैं। पहली चीज़ कि जब जेट स्ट्रीम मूव करती है तो पूरे वेदर फिनोमिनन को, पूरे क्लाइमेटिक कंडीशंस को अपने साथ लेके चलती है। जैसे जेट स्ट्रीम अगर जाएगी तो क्लाउड्स उसके साथ साथ मूव करेंगे, वो ठंडी होगी तो ठंडक अपने साथ मूव करेगी। सो कहाँ पे थंडर आ सकता है, कहाँ पे किस तरह के जो मीटरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होते हैं वो जेट स्ट्रीम के मूवमेंट पे थोड़े बहुत प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। हालांकि ये बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जेट स्ट्रीम चल रही है तो सेम चलती ही जाएगी, नो। बट देन येस, प्लैनेटरी होती हैं तो मोरलेस इनका फिनोमिनन सेम रहता है। कहीं लोकल कंडीशंस में डिफरेंट भी बिहेव करती हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड फॉलो ये करती हैं, ठीक है। सो इसका पहला इम्प्लीकेशन या यूज क्या है? मीटरोलॉजिस्ट को ये हेल्प करती हैं टू डिटरमाइन वेदर सिस्टम कहाँ मूव करेगा, कब कहाँ पे क्लाउडी सिचुएशन होने के आसार है, कब कहाँ पे थंडर आ सकता है, कब कहाँ पे हीट वेव बढ़ सकती है। क्योंकि अगर ये रॉसबी वेव्स होंगी तो टेम्परेचर मिक्सिंग होती रहेगी। अगर रॉसबी वेव नीचे तक टेम्परेचर मिक्सिंग नहीं करी तो गर्म एरिया गर्म ही रहेगा। गेटिंग इट? समथिंग लाइक दैट। फिर दूसरा, फ्लाइट्स, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होता है जेट स्ट्रीम्स का। बिकॉज अगर आप जेट स्ट्रीम के डायरेक्शन में अपना फ्लाइट उड़ा रहे हो, यानी कि वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, तो आपको जेट स्ट्रीम हेल्प करेगी, फ्यूल सेव करेगी, आपका टाइम जल्दी आप पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन तक। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू जेट स्ट्रीम, आपका फ्यूल ज़्यादा लग सकता है, आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, राइट। सो कई बार फ्यूल इमरजेंसी के चलते प्लेन उतारना पड़ता है बीच में, बिकॉज आप ऑपोजिट जा रहे हो जेट स्ट्रीम के। सो दीज आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ जेट स्ट्रीम। सो आई रियली होप जेट स्ट्रीम क्या होती है, कैसे बनती है, इसका डायरेक्शन वेस्टर्ली क्यों होता है, कहाँ पे बनती है, क्या इसके यूजेस इम्प्लीकेशन है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल एंड छोटा सा टॉपिक, बट इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। अगर कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आंसर नहीं कर पाएंगे। अगले चैप्टर में हम ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन खत्म करते ही, और साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंड ऑफ कोर्स इंडियन मॉनसून, एंड देन क्लाइमेटोलॉजी विल बी ओवर। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट, क्वेरी, फीडबैक, सजेशन कुछ भी हो तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।